हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे आने वाले फ्यूचर को डिफ़ाइन करेगा, जिस तरीके से हमारे डिफेंस के मामले में ग्रोथ होती है। और खाली यहाँ पर एज अ फायर पावर ग्रोथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंडस्ट्रियल लेवल पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, R&D है, उसकी ग्रोथ के बारे में। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जो भी वेपन्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस द्वारा प्रिक्योर किए जाते हैं उनके तरीकों को डिफाइन किया गया है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में। फिलहाल हम 2020 के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने पहला ड्राफ्ट निकाला है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2026 का। यहाँ पर वो फीडबैक भी मांग रहे हैं, और खाली जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ही नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आप और हमारे जैसे लोगों से भी मांग रहे हैं, जहाँ पर हम इसमें इम्प्रूवमेंट जो है उसके लिए इनपुट दे सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात रही है कि लोगों से यहाँ पर राय मांगी जा रही है। ये समझा जा रहा है कि देश में लोग समझदार हैं और वो अच्छी राय यहाँ पर दे सकते हैं, खासकर इस मामले में लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी साइड से कोई इनपुट नहीं देने वाले हैं। बेसिकली एक ओवरव्यू करेंगे इस ड्राफ्ट में क्या मेंशन किया गया है। ये बहुत डिटेल में नहीं होगा, लेकिन ऊपर एक पिक्चर ज़रूर क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर हम किस तरीके के चेंजेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो चाहे हम यहाँ पर डिफेंस R&D की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है वो अपने वेपन्स किस तरीके से प्रिक्योर करना चाहती है। तो जो DAP 2020 था उसमें खासा फोकस जो है ये मेक इन इंडिया पर था, जिसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स सामने रखे गए थे, जिसके अंतर्गत जो भी वेपन्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा लिए जाते उनको इंडिया में बनाया जाता। तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस था। R&D और जो कोर होता है टेक्नोलॉजी का, जिसमें नो हाउ और नो वाई हमें पता होता है, उस पर फोकस कम था। तो जिसकी वजह से जो स्क्रू ड्राइवर गिरी है, लाइसेंसिंग है, इसकी अपॉर्चुनिटी काफ़ी बढ़ गई थी और कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ ने इसका फ़ायदा भी उठाया। पर अल्टीमेटली इतने साल बाद हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इस प्रोसीजर के थ्रू हम एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तो ला सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उस पर से हमारी रिलायबिलिटी ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पर हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर तो कर सकते हैं, पर रूम एग्जिस्ट नहीं करता है चीज़ों को इवॉल्व करने का, क्योंकि आपके पास नो हाउ और नो वाई नहीं है। आप खाली लाइसेंसिंग के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जो नया ड्राफ्ट आया है DAP 2026 का, उसमें ये एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरर से आगे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी को और इक्विपमेंट्स को ओन करने पर फोकस कर रहे हैं। ओन करने का मतलब परचेस करने के बाद तो आप ओन ही कर रहे हैं, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल राइट्स हो गए, उसका नो हाउ और नो वाई हो गया। तो इस सेंस में ओन करने की बात कर रहे हैं, ताकि अगर हमने इक्विपमेंट लिया है तो उस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। और स्पेसिफिकली इसलिए सोर्स कोड की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये इंश्योर करने की कोशिश करी जा रही है कि अगर हम कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उस पर हमारा इतना कंट्रोल हो कि हम उसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर पाएँ और जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो भी कर पाएँ, बिना OEM के हाथ पैर जोड़े हुए। तो पहले ये चीज़ हमने कई बार फेस करी है कि एक बार OEM ने आपको अपना प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद उसमें चेंजेस करने के लिए भी आपको OEM के पास जाना पड़ता था। उसके बाद आप उसके लिए पे करते थे, और वो भी तब अगर वो अग्री करें इन चेंजेस के लिए। तो इस नए प्रोसीजर में उसका रूम क्लोज कर दिया गया है। अब प्रिक्योरमेंट ही तब होगा जब इतने लेवल पर आपको कंट्रोल दिया जाएगा कि कम से कम जो बेसिक चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो आप कर पाए। तो जो DAP 2020 में TOT का कॉन्सेप्ट था, जिसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग TOT मिलता था, उससे आगे बढ़ते हुए अब को डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग की बात करी जा रही है। इसका एक अच्छा एग्जांपल जेट इंजन डेवलपमेंट है, जिसके लिए हम साफरान के साथ बात कर रहे हैं, जहां पर हम जेट इंजन को डेवलप भी करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी वहाँ पर शेयर हो गए। वहीं पर DAP 2020 के अंतर्गत अगर आप TOT का एग्जांपल लें तो ये GE F414 इंजन्स को लेकर होगा, जिसको लेकर 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा हमारे साथ शेयर करी जा रही है। उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। उस मैन्युफैक्चरिंग TOT से हाँ ये फ़ायदा होगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी नहीं मिलेगी कि हम अपने दम पर उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जेट इंजन बना पाएँ, जो कि हमको साफरान के साथ पार्टनरशिप करके मिलेगी, जिसके अंतर्गत हम आमपा के इंजन बना रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चेंज को समझने के लिए। तो इसी में सोर्स कोड शेयरिंग की भी बात करी जा रही है, ताकि डेटा रिटेंशन हो सके और मॉडिफिकेशन हम अपने हिसाब से कर पाएँ। तो रफाल के केस में एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें तो सोर्स कोड शेयर नहीं करे जा रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये मामला फंस सकता है।
तो अगर आप स्पेसिफिकली सोर्स कोड मांगेंगे ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स का तो कोई शेयर नहीं करने वाला है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पर इतनी एक्सेस हमें डिमांड करनी चाहिए जिसके अंतर्गत हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर पाएँ, वेपन्स अपने हिसाब से लोड कर पाएँ और छोटे मोटे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स कर पाएँ, जो कि रफाल के केस में हम करने वाले हैं। तो उतना कंट्रोल भी अगर हमें मिल जाता है तो वो भी सफिशिएंट रहेगा, जो कि रफाल डील में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर सॉर्ट करने की कोशिश करी जा रही है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, स्पेशली ड्रोन्स और एआई को लेकर, वहाँ पर जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप एक इक्विपमेंट परचेज करते हैं, उसके बाद 1 या 2 सालों में ही उनको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है, अपडेट्स लाने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। और इस चीज़ को एड्रेस किया जा रहा है DAP 2026 में, जहाँ पर प्रोक्योरमेंट प्रोटोकॉल्स में बदलाव हो रहे हैं ताकि फास्ट इवॉल्विंग टेक के हिसाब से अपग्रेड्स इंप्लीमेंट किए जा सके। इवन सॉफ्टवेयर लेवल पर भी चेंजेस हैं। तो पहले एक पूरे प्लेटफॉर्म को हार्डवेयर की तरह देखा जाता था। फॉर एग्जांपल, एक फाइटर एयरक्राफ्ट हमने खरीद लिया, अब वो एक हार्डवेयर हम ले आए हैं, उसके साथ जो सॉफ्टवेयर हमें मिला वो हम सालों साल चलाने वाले हैं। लेकिन अब सॉफ्टवेयर और वेपन्स को लेकर सेपरेटली देखा जा रहा है। अब ये मानकर चला जा रहा है कि अगर कोई फाइटर प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल हम परचेज करते हैं तो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट कर सकती है कि हर 2 या 5 साल में सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स करने पड़े और वेपन्स में अपग्रेड करना पड़े। तो उसको हार्डवेयर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा और हो सकता है एक्विजिशन में उसको लेकर डिफरेंट कंडीशंस ऐड करी जाए, जहां पर टाइमली अपग्रेड्स की डिमांड भी करी जाए। अगेन ये एक काफ़ी अच्छा एडिशन है, प्रैक्टिकल है और थॉटफुल है। ये चीज़ हम भी अपने वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो समय आ गया है उसमें पहले की तरह 1 दशक या 2 दशक बाद अपग्रेड्स करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती थी, वैसा नहीं रहेगा। आपको हर 5 साल में अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर लेवल पर, वेपन्स के लेवल में तो ये करना ही पड़ेगा और ये चीज़ यहाँ पर एड्रेस करी जा रही है। बाकी जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहती है किसी भी इक्विपमेंट को एक्वायर करना। हम रिक्वायरमेंट सामने रखते हैं और उसको एक्वायर करने में हम इतना समय वेस्ट कर देते हैं कि जब तक वो इक्विपमेंट सर्विस में आता है तब तक ऑब्सोलीट हो जाता है। और यहाँ पर हम उस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं जिसको हम खुद बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्म्ड फोर्सेस ने रिक्वायरमेंट को देखते हुए जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट सामने रखी, उसके बाद प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाएगा, फिर ट्रायल्स होते हैं और वहाँ पर कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर से रिडिज़ाइन किया जाता है, फिर से ट्रायल होते हैं, फिर प्रोडक्शन होता है। तो कई मामलों में ये चीज़ हमने देखी कि इक्विपमेंट बनकर तैयार हुआ, 1-2 पैरामीटर्स पर अगर वो खरा नहीं उतरता है तो उनको लिया ही नहीं जाता है। उसके बाद सालों साल टेस्टिंग और ट्रायल्स में वेस्ट हो जाते हैं और चीज़ें समय पर प्रोक्योर नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पर जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि अब चीज़ों को प्रोक्योर किया जाएगा और उनमें इम्प्रूवमेंट करते हुए डिफरेंट वर्जन्स उनके निकाले जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, हमने एयरक्राफ्ट बनाकर तैयार किया। अब एयरक्राफ्ट जो GSQR रखा गया था उसको 80% रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन 20% नहीं कर पा रहा है। तो अब 80% के साथ उसे एज अ Mark 1 हम सर्विस में इंडक्ट करेंगे। सर्विस में इंडक्ट करने के बाद जो चेंजेस हैं उनको रिकमेंड करेंगे, फिर उसके बाद वो चेंजेस इंप्लीमेंट होकर एक Mark 2 वर्जन आएगा। अगेन उसे हम सर्विस में इंडक्ट करेंगे और हो सकता है जो बड़े नंबर्स हम ऑर्डर करने वाले थे उन नंबर्स में ही करें। अब इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि पहले जो आपने इक्विपमेंट बनाकर तैयार किया वो सर्विस में इंडक्ट हो रहा है, उसका जो एक्विजिशन टाइम है वो कट शॉर्ट हो गया है। दूसरा, उसमें इम्प्रूवमेंट्स समय के साथ साथ होते चले जा रहे हैं। तो जैसे DRDO द्वारा कुछ डेवलप किया जा रहा है या दूसरी PSUs द्वारा कुछ डेवलप किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होता था कि अगर चीज़ें सक्सीड नहीं भी करती हैं, उनका एक्विजिशन नहीं भी होता है, तो इसमें पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है, कंपनी बंद नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट फर्म के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो R&D काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर वहाँ पर GSQR पूरा नहीं हो रहा है और आपने अच्छा खासा पैसा लगा दिया है, समय लगा दिया है और फिर आर्म्ड फोर्सेस ने उन इक्विपमेंट्स को लेने से मना कर दिया है, भले ही 80% रिक्वायरमेंट वो पूरा कर रहा है, तो आपका पैसा डूबने वाला है, आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे और फ्यूचर में आप R&D प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक नहीं करेंगे। अब इस प्रोसीजर के थ्रू क्या होगा कि रिस्क टेकिंग फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक प्राइवेट फर्म है, आपको ड्रोन बनाना है जिसकी रिक्वायरमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने सामने रखी है, आपने R&D करी, वो ड्रोन तैयार किया, 80% तक वो रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहा है, तो आर्म्ड फोर्सेस ने कुछ नंबर्स में उन्हें ऑर्डर कर दिया, आपके पास फंड्स आए, फिर आपने उस पैसे को लगाते हुए
कोशिश करी कि जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर पाए। फिर आर्म फोर्सेज ने उनको प्रोक्योर किया, फिर आर्म फोर्सेज ने फीडबैक दिया और आपने बेटर ड्रोन्स बनाना स्टार्ट किए। तो ये एक R&D का एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करेगा और प्राइवेट फर्म्स को पुश करेगा कि जो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए R&D में घुसें। तो अब इसी पॉइंट से आता है दूसरा पॉइंट। इसके अंतर्गत DAP 2026 में प्राइवेट सेक्टर की R&D को भी पुश किया जा रहा है। तो पहले जो डिफेंस PSUs रहते थे, DRDO हो गए या फिर DPSUs दूसरे हो गए, उनके पास एडवांटेज रहता था क्योंकि R&D के लिए फंड भी अच्छा खासा उनके पास होता था, साथ में सालों का एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते थे तो एक एडवांटेज के साथ करते थे। अब यहाँ पर चीज़ों को बराबर करने की कोशिश करी जा रही है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, जिसके अंतर्गत मैकेनिज्म तैयार किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर R&D को सपोर्ट करने के लिए और उन्हें एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखा जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आर्म का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मॉडल है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है उसमें बदलाव किए गए हैं और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है उसमें बदलाव किए गए हैं। तो स्टार्टअप्स, MSMEs, इनको भी लार्जर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक तरीके से जो DAP 2026 है उसका मेन फोकस जो है वो R&D इम्प्रूवमेंट्स के लिए है। ओवरऑल कहा जाए तो टेक्नोलॉजी ओनिंग के लिए है। पर्सनल ओपिनियन, इस ड्राफ्ट से हम काफ़ी सेटिस्फाइड है। इसमें और डिटेल में जाकर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें पूरी तरीके से इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।